गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज हम बात करेंगे 14 अक्टूबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कल दो प्रश्न हमने पूछे थे कि बंबई हाई से प्राप्त प्राकृतिक गैस पर आधारित देश के प्रथम उर्वरक संयंत्र का निर्माण मध्य प्रदेश के विजयपुर में किया गया है। यह किस जिले में स्थित है? ठीक है। दूसरा प्रश्न था बहु विवादास्पद नर्मदा सागर बांध मध्य प्रदेश में पुनासा के निकट स्थित है, यह स्थान किस जिले में है? तो इसका जो आंसर किया है संजय दागी ने। बंबई हाई से प्राप्त प्राकृतिक गैस पर आधारित देश के प्रथम उर्वरक संयंत्र का निर्माण मध्य प्रदेश के विजयपुर में किया गया था, जो गुना जिले में स्थित है। और विजयपुर गुना में नेशनल फर्टिलाइजर की स्थापना अमेरिका व इटली के सहयोग से की गई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में एज पूछा जाता है। वर्ष 2015 में जबलपुर एवं झाबुआ में भी उर्वरक कारखाने स्थापित किए गए। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 13 सितंबर 1965 को भोपाल में की गई थी। बंबई हाई ये क्या है? मुंबई के पश्चिमी तट से 176 किलोमीटर दूर एक अपतटीय तेल क्षेत्र है, अरब सागर में स्थित है। इसकी खोज 1965 में हुई थी। उत्पादन 1974 में शुरू हुआ। इसका संचालन भारत के तेल और प्राकृतिक गैस निगम के द्वारा किया जाता है। बात करें दूसरे प्रश्न की, बहु विवादास्पद नर्मदा सागर बांध खंडवा जिले के पुनासा ग्राम में स्थित है। इसे इंदिरा सागर परियोजना भी कहा जाता है, जो नर्मदा नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना की आधारशिला 23 अक्टूबर 1983 को इंदिरा गांधी के द्वारा रखी गई थी। इस परियोजना के द्वारा 27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। इस परियोजना पर वर्ष 2004 से 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। देखिए, विद्युत से संबंधित जो प्रश्न है वो इसी प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है कि पर्टिकुलर वो आपसे ये पूछ लेंगे कि ये जो इस कितने यूनिट की वहाँ पर आपकी विद्युत का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रश्न डायरेक्ट ऐसे पूछ लेते हैं एग्जाम में। बाकी ये तो इम्पोर्टेंट है ही कि किस नदी पर वो स्थित है, कोई अगर विद्युत परियोजना है, और किस शहर में है, ये तो अपने आप महत्वपूर्ण हो ही जाता है। इसके अलावा छोटू राजपूत ने भी इसका आंसर किया है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन गुना जिले से ही निकलती है। सिंध नदी गुना को दो भागों में बांटती है। यार देखिए, पहले क्वेश्चन था कि कौन सी नदी गुना को दो भागों में बांटती है, लेकिन एक्चुअल में पहले क्या था कि अगर हम मध्य प्रदेश का देखें तो मध्य प्रदेश से जब गुना से अशोकनगर अलग नहीं हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिए, अशोकनगर जब अलग नहीं हुआ था तब ये नदी दो भागों में बांटती थी गुना को, इन दोनों को मिला के। ठीक है, लेकिन अब चूंकि दोनों अलग अलग हो गए हैं इसलिए ऐसा नहीं है। हालांकि किताबें और व्यापम जो है वो इसी चीज को ही सही मानता है, लेकिन अगर आप मैप देखोगे एमपी का तो ये नदी जो है अब दो भागों में नहीं बांटती है। गुना जिला 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का हिस्सा बना था, यानी मध्य प्रदेश में गुना का गठन हुआ था। गुना जिले को मालवा व चंबल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ पर जो चंदेरी है, स्पेशली चंदेरी जो आपका गुना में नहीं है, अशोकनगर में है, तो यहाँ पर कुछ हिस्सा मालवा में है और कुछ हिस्सा इसका बुंदेलखंड में आता है। ये प्रश्न भी एग्जाम में एज इट इज पूछा जा चुका है, ध्यान रखिए इसको। गुना जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग 3 गुजरता है। शंकर दयाल मुखर्जी खेल प्रशाल गुना में स्थित है। गुना की नगर पंचायत कुंभराज अपनी व्यवसाय मंडी के लिए प्रसिद्ध है। गुलाब में सिद्धगवा, हीराजी व तेताजी का मेला लगता है। गुना होगा ये यहाँ पर। गुना जिले की प्रमुख सिंध और पार्वती नदियां हैं। प्लीज़ अपनी जो राइटिंग है छोटू उसको आप थोड़ा सही कीजिए, बिकॉज देखिए आप यहाँ पे लिख रहे हैं गुना जिले की प्रमुख सिंध और पार्वती है, क्या है ये राइटिंग ऐसी होनी चाहिए आपको कि बिल्कुल स्पष्ट सारी चीज़ें समझ आएं। विजयनगर में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, जिसको गेल के नाम से कहा जाता है, ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL इसको कहा जाता है, ये भी विजयपुर में है। हनुमान टेकरी प्रसिद्ध मंदिर यहाँ स्थित है। राघवगढ़ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का क्षेत्र है, जो कि गुना जिले की एक तहसील है। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। असम भारत में उत्पादित होने वाला पेट्रोलियम और पेट्रोलियम गैस का लगभग 98% उत्पादन करता है। भारत में प्रमुख पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उत्पादक स्थानों की बात करें तो इसमें असम का डिगबोई पहले नंबर पर आता है, फिर सोरमा घाटी, गुजरात का अंकलेश्वर, खंबात की खाड़ी, जबकि महाराष्ट्र का मुंबई हाई प्रसिद्ध है। तो ये सारी चीज़ें इतनी आपकी हो जाएंगी।
स्टार्ट कर कल के लिए आज के लिए आपका प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लोक अदालत की शुरुआत 13 अप्रैल 1986 को हुई। राज्य में लोक अदालत का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। दूसरा है, मध्य प्रदेश राज्य किस खनिज की दृष्टि से समृद्ध नहीं है? ये दो प्रश्न आपको कमेंट करके बताने हैं। गाइस, जुलाई तक का हमारा करंट अफेयर अवेलेबल है और प्रीमियम कंटेंट अगर आप चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। और हमारा अर्धवार्षिक अंक भी अवेलेबल है, हाफ ईयरली एडिशन है ये आपका। और मोस्ट प्रोबेबली जल्द ही हम जुलाई माह से इंग्लिश का कंटेंट भी आपको देने वाले हैं। इंग्लिश की जो मैगजीन है वो आपको बना रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। अगर वो 100% हम सक्सेस हो जाते हैं तो आपको कंटेंट जो है PDF के फॉर्म में इंग्लिश में भी दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ नोट्स भी हैं, अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई क्वेरी अगर आप करना चाहते हैं इस QR कोड से आप डायरेक्ट व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किसने अक्टूबर 13, 2020 को 497 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित 145 शैक्षणिक भवनों का वर्चुअल लोकार्पण किया? तो इस तरीके का जो लोकार्पण है ये किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। ठीक है, और ये कब करा गया है ये महत्वपूर्ण है। देखिए, जहां मैं आपको डेट दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखिए, मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूं जहां मैं आपको डेट दे रहा हूं वहां पे आप डेट जरूर याद रखें, अदरवाइज मैं डेट इंक्लूड नहीं करता हूं। भोपाल के मिंटो हॉल में थे वो, वहां से उन्होंने 497 करोड़ लगभग आपको क्या याद रखना है, लगभग 500 करोड़ की लागत से नवनिर्मित 145 शैक्षणिक भवनों का वर्चुअल लोकार्पण भोपाल से मिंटो हॉल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया हुआ है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आदिम जाति कल्याण विभाग के 357 करोड़ 9 लाख रुपए लागत के 13 विशिष्ट आवासीय विद्यालय, जिसमें कन्या शिक्षा परिसर हैं, 4 करोड़ 63 लाख रुपए के 3 छात्रावास के नवीन भवनों और स्कूल शिक्षा विभाग के 135 करोड़ 98 लाख रुपए लागत के 129 हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी शाला भवन शामिल हैं। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपको केवल ये याद रखना है कि 497 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से 145 भवनों का वर्चुअली लोकार्पण उनके द्वारा किया गया है। ठीक है, अब इनमें जो आदिम जाति कल्याण विभाग के हैं वो 357 करोड़ के हैं। कितने? 13 विशिष्ट आवासीय विद्यालय हैं। ठीक है, इन भवनों का निर्माण आदिम जाति कल्याण विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के लिए लोक निर्माण विभाग के द्वारा करा गया है। तो ये पूरा करंट अफेयर था इसका। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कब 18 जिलों की 107 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का वर्चुअल भूमि पूजन करेंगे? तो ये 14 अक्टूबर यानी कि आज 18 जिलों की 107 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का वर्चुअली शुभारंभ किया जाएगा, भूमि पूजन किया जाएगा। कहां से करेंगे? भोपाल से करेंगे, मिंटो हॉल से। प्रदेश के 18 जिलों के लिए 117.983 करोड़ रुपए, मतलब करीब 118 करोड़ रुपए की लागत से 107 ग्रामीण पेयजल योजनाओं में। अभी जिले कौन कौन से हैं? देखिए, उपचुनाव जहां है वहां पर कोई सा भी जिला शामिल इसमें नहीं है। ठीक है, तो बैतूल, सीहोर, विदिशा, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, उज्जैन, शाजापुर, श्योपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, नरसिंहपुर, मंडला, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट और सिवनी जिले की पेयजल योजनाएं शामिल हैं। देखिए, जब भी मैं आपको जिला बताता हूं आप एक कोशिश किया करें कि एक जिले का जो मैप है, मानचित्र जिसको हम कहते हैं, वो ले आइए, मानचित्र अपने पास रखिए, किसी बुक में इसको खोल के रखिए। अगर आपको जिले याद नहीं होते हैं तो आप जब तक उसको बार बार नहीं देखोगे तब तक जिले आपको याद नहीं होंगे। आपको जिले की लोकेशन पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब देखिए, ये जो नल जल योजनाओं का काम किया जा रहा है इतना, ठीक है, जैसे 18 जिले अभी इसमें इंक्लूड करे गए हैं, तो ये किया जा रहा है राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत। और वर्ष 2023 तक यानी अगले 3 साल के अंदर समग्र ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए सतत रूप से जन संरचनाओं का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, जल जीवन मिशन के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इसलिए अभी हम नहीं बताएंगे, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? तो हालांकि मध्य प्रदेश में मनाया गया, वैसे तो ये नेशनल करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये मनाया गया अभी हाल ही में 13 अक्टूबर यानी कि कल। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, इंग्लिश में इसको कहा जाएगा इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस पर होमगार्ड मुख्यालय परिसर में, कहाँ पर, होमगार्ड मुख्यालय परिसर में सैनिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। होमगार्ड मुख्यालय परिसर आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपका भोपाल में स्थित है, ध्यान रखिए। पुलिस हेडक्वार्टर PHQ जिसको कहा जाता है, ये भी आपका भोपाल में स्थित है। यहाँ पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने होमगार्ड की महिला सैनिकों को भी 90 दिवस के सवैतनिक प्रसूति अवकाश का लाभ देने की घोषणा करी है। ठीक है, इस कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक थे विवेक जौहरी, वो उपस्थित थे। इसके अलावा महानिदेशक होमगार्ड यानी होमगार्ड DG, ध्यान रखिए, होमगार्ड DG कौन थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ होमगार्ड अशोक दोहारे, और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। तो ये दो चीजें ध्यान रखिए, विवेक जौहरी अभी पुलिस महानिदेशक हैं यानी DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। दूसरी चीज यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो हमारा मध्य प्रदेश का होमगार्ड है, ठीक है, इसकी जो स्थापना है, मध्य प्रदेश में होमगार्ड संगठन की स्थापना 1947 में की गई थी, मध्य प्रदेश होमगार्ड अधिनियम सन 1947 के तहत। ठीक है, इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन, ये प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है आपदाओं के जोखिम में कमी लाने की जागरूकता विकसित करने के लिए। ठीक है, इस इंटरनेशनल डे को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व में जोखिम प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाना और आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करना है। ठीक है, ये मतलब इसके जो उद्देश्य है, मेन जागरूकता फैलाना है और उनका जो नुकसान हो रहा है उसको कम करना है। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र ने यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने इसकी स्थापना करी थी 1989 में। उन्होंने मतलब स्थापना नहीं, इसकी शुरुआत करी थी। प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर माह के दूसरे बुधवार को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में 21 दिसंबर 2009 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, तो ये आपका पूरा स्ट्रेटेजी के इससे संबंधित हो जाएगा कि 21 दिसंबर 2009 से कंटिन्यू 13 अक्टूबर को इस दिवस को मनाया जाता है, लेकिन शुरुआत कब हुई थी, 1989 में हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में वाणिज्य और प्रौद्योगिकी ग्रामोदय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो वाणिज्य और प्रौद्योगिकी ग्रामोदय पुरस्कार जो है वो मध्य प्रदेश में ओम प्रकाश सकलेचा को दिया गया है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भी है मध्य प्रदेश के। इसके अलावा सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्री भी हैं। ओम प्रकाश सकलेचा को यह अवार्ड दिया गया है महात्मा गांधी ग्रामोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी संस्था के द्वारा। यह जो संस्था है एक हैदराबाद की संस्था है, ध्यान रखिए, महात्मा गांधी ग्रामोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी CCT, ठीक है, इनके द्वारा वाणिज्य और प्रौद्योगिकी ग्रामोदय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हैदराबाद की ये प्रतिष्ठित संस्था है। इसके पदाधिकारियों ने भोपाल पहुंचकर यह सम्मान जो है वो उनको प्रदान किया। संस्था के सलाहकार हैं M श्रीनिवास रेड्डी, महासचिव हैं P राम रेड्डी। उन्होंने यह पुरस्कार जो है वो ओम प्रकाश सकलेचा को दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिए किसको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी में संचालक नियुक्त किए गए हैं, तो मध्य प्रदेश की जो हिंदी ग्रंथ अकादमी है, वैसे ज़्यादातर स्टेट्स जो है उनकी एक हिंदी ग्रंथ अकादमी है। जैसे फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ की एक हिंदी ग्रंथ अकादमी है, राजस्थान की हिंदी ग्रंथ अकादमी है। ठीक है, तो अभी हाल में अशोक कड़ेल, इनको हिंदी ग्रंथ अकादमी में संचालक नियुक्त किया गया है। इससे पहले चंद्रशेखर वालेम्बे इसके संचालक थे, उनका स्थान किसने ले लिया है, अशोक कड़ेल ने ले लिया है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की अगर बात करी जाए तो ये भोपाल में स्थित है और जुलाई 1969 से हिंदी ग्रंथ अकादमी को स्थापित किया गया था, मतलब 1969 में स्थापित किया गया था मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी को। इस संस्था का काम क्या है, दायित्व क्या है, यह है केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय स्तर की 25 विषयों की पाठ्य पुस्तकों के साहित्य को हिंदी में प्रकाशित करके उपलब्ध कराना। ठीक है, हिंदी नाम से आप समझ ही सकते हैं, हिंदी से संबंधित ये जो बुक्स हैं इनका प्रकाशन हिंदी ग्रंथ अकादमी से किया जाता है। जैसे आपकी मध्य प्रदेश GK की जो बुक आती है
जो सबसे ऑथेंटिक जो बुक है वो मानी जाती है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन हालांकि उसमें बहुत कम रहती है, लेकिन ऑथेंटिक वही बुक मानी जाती है। अगर किसी क्वेश्चन में विवाद आता है तो आप मध्य प्रदेश जीके की कोई भी बुक उठा लीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी को रेफरेंस मानना होगा। ठीक है, तो ये क्योंकि ये क्या है, गवर्नमेंट की एक संस्था है, गवर्नमेंट की संस्था इस बुक का प्रकाशन करती है। ठीक है, तो यहाँ ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। मध्य प्रदेश में अभी हाल में उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? उच्च शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। ठीक है, तो ये सारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर था आज का। वीडियो अगर अच्छा लगा है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को। आप लोग शेयर बहुत कम करते हैं वीडियो को, कमेंट करिए, बहुत कम लोग कमेंट कर रहे हैं। तो कमेंट करते रहिए वीडियो पे, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और हमें मोटिवेशन मिलेगा तो आपको कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।